मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी एड सेकेंड ईयर। आपका जो सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका चल रहा था पाठ्य पुस्तक। तो मैंने बताया था जब एक ही स्थान पे बहुत सारे विषयों के ज्ञान को संगठित रूप में रखा जाता है, सुचारू रूप में जब बच्चे इसका अध्ययन करते हैं तो ये कौन सी श्रेणी में माना जाता है? पाठ्य पुस्तक की श्रेणी में आता है, जिसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं। अब पाठ्य पुस्तक जो होती है उसकी मैंने आपको आवश्यकताएं बताई थी कि विभिन्न प्रकार की इसकी आवश्यकताएं थी कि बच्चों के पाठ्य पुस्तक क्यों उपयोगी होती है, स्वाध्याय की भावना को विकसित करने के लिए, विभिन्न प्रकार के कौशल को विकसित करने के लिए, और भी कई प्रकार की मैंने इसकी आवश्यकताएं आपको क्लियर करी थी। अब यह है कि विशेषताएं क्या है। अब पर्टिकुलर बात आ रही है छात्र की, नहीं आ रही। जो टेक्स्ट बुक्स होती है उसकी विशेषताएं क्या होती है। अब जैसे अपन बुक्स परचेज करते हैं तो आप देखते हो कि हम बुक क्या देखते हैं, अच्छी राइटर की बुक होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सुचारू रूप से लिखा होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए, उसका जो प्राइस है वो कम होना चाहिए। तो ये बेसिकली इसकी विशेषता होती है कि पर्टिकुलर पाठ्य पुस्तक कौन सी पुस्तक अच्छी मानी जाती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित विशेषताएं है। पहली नंबर की विशेषता है इसके अंदर विषय सूची। विषय सूची पहली है भूमिका। भूमिका अथवा प्रस्तावना। भूमिका अथवा प्रस्तावना, इसका मतलब होता है कि पाठ्य पुस्तक की जो भूमिका है और जो इसकी प्रस्तावना है वो एक तरह से क्या मानी जाती है कि इसके जो क्षेत्र होते हैं, पाठ्य पुस्तक के जो क्षेत्र होते हैं या उसके जो प्रसंग होते हैं उसको अभिव्यक्त करना होना चाहिए। मतलब उसकी भूमिका और जो प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जो पर्टिकुलर उस विषय की जो बुक है उसमें क्या हो, इसकी भूमिका प्रस्तावना उससे लिंक करे, उसको अभिव्यक्त करनी चाहिए। फिर सेकंड आता है इसके अंदर विषय सूची। विषय सूची संदर्भ ग्रंथ सूची एवं अनुक्रमणिका। पाठ्य पुस्तक का जो कंटेंट होता है, जो विषय सूची होती है और जो संदर्भ ग्रंथ सूची होती है कि किस किसने इसको एक तरह से पब्लिश किया है, और उसकी अनुक्रमणिका होती है कि उसमें से किस तरह, एक तरह से क्या होता है जो हम आगे पेज नंबर वगैरह लिखते हैं तो वो इस तरह होनी चाहिए, क्रमबद्ध और सुचारू रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। ये नहीं है कि हम विषय आगे क्या है, सूची क्या लिख रहे हैं, कौन सा लेसन है, कौन से लेसन में कर रहे हैं, इस तरह नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की एक विशेषता ये भी मानी जाती है कि पाठ्य पुस्तक की जो विषय सूची होती है, संदर्भ ग्रंथ सूची होती है, अनुक्रमणिका होती है, वो क्रमबद्ध एवं सुचारू रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे आता है पाठ्य वस्तु। इसके अंदर जो पाठ्य वस्तु होती है वो कैसी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में पाठ्य वस्तु प्रासंगिक उपयुक्त प्रामाणिक अधुनातन तथा जीवन से संबंधित। देखो पाठ्य वस्तु जो इसके अंदर कंटेंट है, विषय वस्तु जो है वो कैसी होनी चाहिए।
तो पाठ्य पुस्तक, अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में जो पाठ्य वस्तु होनी चाहिए वो प्रासंगिक होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए और प्रामाणिक होनी चाहिए, अनुधानात्मक होनी चाहिए तथा जीवन से संबंधित होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर ऊपर बच्चों को बातें बताएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विषय वस्तु होनी चाहिए, ये सारे के सारे उस विषय वस्तु में क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। ये सारी विषय वस्तु में, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य होता है वो ये होता है बच्चों को भावी नागरिक के लिए तैयार करना। अब भावी नागरिक के लिए क्या किया जाता है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। उद्देश्य किसके माध्यम से पूरे होते हैं, पाठ्यक्रम के अंदर अर्थशास्त्र विभिन्न प्रकार के विषयों के माध्यम से पूरे होते हैं। तो विषयों के माध्यम से होते, तो विषयों के अंदर जो पाठ्य वस्तु होती है वो इसमें ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए विषय वस्तु के अंदर, तभी क्या होगा, जो शिक्षण की प्रक्रिया होगी वो प्रभावशाली मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण। पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण। अब पाठ्य वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण, जो एक तरह से जो प्रेजेंटेशन है वो रोचक होना चाहिए, ठीक है, एक तरह से प्रासंगिक होना चाहिए, प्रसंचित होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। इसी के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक प्रेरणास्पद होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, प्रेरणास्पद होना चाहिए और सृजनात्मक होना चाहिए। इन तीनों के माध्यम से जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो ये माना जाता है शिक्षक के उद्देश्यों की बखूबी, मतलब शिक्षक के उद्देश्य पूरे होते हैं। मतलब एक पाठ्य वस्तु के पढ़ाने का जो टैकल होता है, तो जब हम अब इसे पढ़ाने से लेंगे कि अर्थशास्त्र में जब हम प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, जब हम उस चीजों को लिख रहे हैं, किस प्रकार प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप देखते हो कि छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा बुक के अंदर कुछ बातें सीखता है, तो उसका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होता है अगर उस बुक के अंदर, तो बच्चा उस बुक की ओर क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो ये वही चीज है कि पाठ्य वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण होता चाहिए वो बच्चों का इंटरेस्टेबल लगे, बच्चों को वो करे, एक तरह से वैल्यूज की और खींच के लाए और एक क्रिएटिविटी का गुण बच्चों के अंदर विकसित करे। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर पाठ्य वस्तु का संगठन। अर्थशास्त्र की पाठ्य जो संगठन होता है, पूरा का पूरा जो हम पाठ्य वस्तु को संगठित करते हैं वो विभिन्न प्रकार की इकाइयों और उप इकाइयों में विभक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कंटिन्यूसली लिखा होना चाहिए, कंटिन्यूसली लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसका संगठन कैसा होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की इकाइयों और उप इकाइयों में क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर भाषा। भाषा सरल होनी चाहिए, सुसज्जित होनी चाहिए। तो भाषा के अंदर क्या क्या होने चाहिए, उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग, उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। इसी के साथ साथ सरल एवं छोटे वाक्यांश प्रस्तुत होने चाहिए। तो अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के अंदर जो भाषा होती है उसके अंदर उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए और छोटे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाना। इसी के साथ साथ जो भाषा होती है, भाषा शैली उपयुक्त होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी क्या थी, अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक की एक तरह से क्या थी, विशेषता थी। अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है 7th नंबर, उदाहरण। पाठ्य पुस्तक, अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के अंदर जो उदाहरण प्रस्तुतिकरण में अगर हम उदाहरणों को काम में लेंगे तो उदाहरण बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। उदाहरण कैसे कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, उपयुक्त होने चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण होते हैं उसकी संख्या बहुत अधिक
होनी चाहिए। और किससे युक्त होनी चाहिए? ये उदाहरण एक तरह से अभिप्राय युक्त होने चाहिए। अभिप्राय युक्त इन द सेंस है कि उसका कोई ना कोई मतलब निकल कर आए। अभिप्राय युक्त होने चाहिए, कोई ना कोई मतलब निकल कर, ऐसे नहीं आपके कंटेंट कुछ और है उदाहरण ही हम कुछ और दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण बच्चों के स्तर के अनुसार होने के साथ साथ स्पष्ट होने चाहिए, उपयुक्त होने चाहिए और संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए उदाहरणों की। और जो उदाहरण होते हैं वो क्या होने चाहिए? अभिप्राय युक्त होने चाहिए। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है 8 नंबर का, सीखने वाले कार्य। सीखने वाले कार्य में आता है गृह कार्य। मतलब इसके अंदर बच्चों को करके सीखने पर बल दिया जाता है। बच्चों के इसके अंदर क्रियात्मक चीजों को मतलब एक तरह से यूटिलाइज करना सिखाना चाहिए। मतलब बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए। तो इसके अंदर अभ्यास के प्रश्न भी इन्वॉल्व होने चाहिए और वो चुनौतीपूर्ण होने चाहिए। चुनौतीपूर्ण इन द सेंस कि बच्चों को एक तरह से वो क्रिटिसाइज होने चाहिए। मतलब एक तरह से बच्चों को उसको करने के लिए बच्चे तत्पर हो और हर विपरीत परिस्थितियों में वो अपनी समस्याओं को सुलझा सके। मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तो जो अब जब तक हम बच्चों को व्यवहारिक रूप से सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक रूप प्रदान नहीं करेंगे तब तक बच्चे सीखने वाले कार्य नहीं कर पाएंगे। और सीखने वाले कार्य का मतलब होता है अभ्यास प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट 9 आकार। इसका जो आकार होता है वो छात्र की आयु के अनुसार, जैसे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस अट्रैक्टिव बुक के साथ साथ उसका आकार क्या होना चाहिए? छोटे स्तर पर होना चाहिए। इसी तरह जो बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं तो बड़े बच्चे जब इसका पढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक का आकार क्या होना? थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। तो छात्र की आयु के अनुसार ही आकार होना चाहिए। फिर आता है मुद्रण। मुद्रण के अंदर आता है बच्चों की आयु के स्तर या स्तर के अनुसार क्या होना चाहिए? उसका मुद्रण डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हम देखने को मिलती है? छात्र की आयु के अनुसार होने चाहिए। इसमें टाइप का आकार, टाइप का आकार ध्यान में रखना चाहिए। अट्रैक्टिव होना चाहिए। मार्जिन सही होना चाहिए। क्या क्या चीजें इस पे ध्यान आती है मुद्रण में? मार्जिन देखे जाते हैं, सौंदर्यात्मक पक्ष देखे जाते हैं, सौंदर्यात्मक पक्ष देखे जाते हैं, उपयुक्त स्थान इसके अंदर देखा जाता है। मतलब अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में के अंदर क्या होना चाहिए? अर्थशास्त्र की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके अंदर सभी प्रकार का जो कंटेंट होता है, जो मुद्रण में होता है कि टाइप का आकार देखा जाता है, मार्जिन देखा जाता है, सौंदर्यात्मक पक्ष देखा जाता है, उपयुक्त स्थान, ये सारी चीजें बच्चों की आयु के अनुसार ही होनी चाहिए, जिससे बच्चे जब बुक को खोले, बुक को पढ़े तो उन्हें अट्रैक्टिव लगे और वो अच्छे से उस बुक को पढ़ सके। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर 11 सुदृढ़ता। इसका मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स होता है कि बच्चे जो बुक का पेज होता है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जब हम एक नॉर्मल सी बुक लाते हैं जिसके पेज को मतलब ज्यादा अच्छे नहीं होते तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो बुक फट जाती है। तो पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि वही पाठ्य पुस्तक अच्छी मानी जाती है जो ड्यूरेबल हो, जो लॉन्ग समय तक चले, जो लंबे समय तक चले। मतलब इसके अंदर जो हम कागज का यूज ले रहे हैं, जो जिल्द का काम में ले रहे हैं, वो कौन सी अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है मूल्य। देखो, अब मूल्य की बात आती है तो मूल्य बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। मतलब बस बच्चों के बैकग्राउंड को देखते हुए होना चाहिए कि गरीब बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे पाठ्य वस्तु की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए और रेंज क्या होनी चाहिए उसकी, कम होनी चाहिए। तो हर टाइप के बच्चों की मतलब बच्चों की पृष्ठभूमि को देखते हुए क्या होना चाहिए? मूल्य डिसाइडेड होना चाहिए। बहुत अधिक भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ये मानी जाती है अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। अब आपका आज का गृह कार्य है
अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।